दोस्तों नमस्कार। यूपीएससी यूपीपीसीएस मेंस के लिए ये जो सीरीज़ आपकी चल रही है, इसको सिर्फ आपको देखना ही नहीं वीडियो, बल्कि पीडीएफ भी बार बार रिवाइज करते चलना है। ठीक है, क्योंकि वो नहीं करेंगे तो फिर इस पढ़ाई का कोई मतलब नहीं रहेगा। चीज़ें रट जाएंगी, एक बार तैयार हो गई दिमाग में रहेंगी, कभी भी बर्डन नहीं होगा। जब भी प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे आप इस स्थिति में रहेंगे कि आप आंसर राइटिंग करके टेस्ट दे करके आप आराम से सिलेक्ट हो जाएं। चलिए, प्रश्न नंबर 31 है आपका। वलित फर्स्ट पेपर से, जियोग्राफी से है ये आपका। वलित एवं ब्लॉक पर्वतों के निर्माण प्रक्रिया की व्याख्या करते हुए वलित पर्वतों की विशेषताओं का वर्णन करिए। अब यहाँ पे पर्वत कितने प्रकार के होते हैं, पर्वत क्या है आपको बताना है। उसके बाद पर्वत कितने प्रकार के होते हैं थोड़ा सा परिचय दे देना है। फिर डायरेक्ट आ जाना है कि वलित पर्वत और इसके निर्माण की प्रक्रिया, एक हेडिंग। फिर ब्लॉक पर्वत, इसके निर्माण की प्रक्रिया बताएंगे, ठीक, सचित्र वर्णन करेंगे। और फिर यहाँ पर इस प्रश्न में विशेष रूप से वलित पर्वत की विशेषताओं का वर्णन करने के लिए कहा गया है। तो एक निर्माण प्रक्रिया का वर्णन करना है, दो का, वलित और ब्लॉक का, और वलित पर्वत की विशेषता को बताना है। ये दो मुख्य भाग हैं। जब भी दो मुख्य भाग रहेंगे आपके किसी भी प्रश्न में, तो दोनों को ही आपको लगभग लगभग समान वेटेज देना है। अर्थात ऐसा नहीं कि आप अगर 2 पेज लिख रहे हैं तो 1.5 पेज में केवल पहला पार्ट लिख दिया और एक छोटे से पैरा में आपने वलित पर्वत की विशेषताएं बता दी। ऐसा नहीं चलेगा। बैलेंस आपको बना के संतुलन बना के रखना है, ठीक है ना। इस बात का ख्याल रखें। पृथ्वी की भूगर्भिक संरचना थोड़ा सा वाइज में प्रॉब्लम दिख रही होगी, लेकिन कोई बात नहीं। पृथ्वी की भूगर्भिक संरचना व भू आकृतियों में बदलाव के कारण विभिन्न प्रकार के पर्वतों का निर्माण हुआ है, जिससे वलित पर्वत, ब्लॉक पर्वत, भ्रंशोत्थ पर्वत। ब्लॉक पर्वत और भ्रंशोत्थ पर्वत ये एक ही होते हैं, ठीक है। लेकिन भ्रंशोत्थ कहीं कहीं भ्रंश पर्वत भी कहा जाता है, ब्लॉक पर्वत भी कहा जाता है, ज्वालामुखी पर्वत आदि। इसके अलावा आप अवशिष्ट पर्वत भी सुनते होंगे, उपर्युक्त पर्वत। इसके अलावा आप ज्वालामुखी पर्वत भी सुनते होंगे। तो ये कई इस तरह के पर्वत आपको दिखाई पड़ते हैं, लेकिन मुख्यतः अगर देखा जाए तो 3 प्रकार के पर्वत होते हैं। आप ऐसे भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं कि मुख्यतः 3 प्रकार के पर्वत मूलतः पाए जाते हैं: वलित पर्वत, ब्लॉक पर्वत और ज्वालामुखी पर्वत, ठीक है। इनके तीनों की निर्माण प्रक्रिया अलग अलग होती है। अन्य जो पर्वत हैं इन्हीं के अलग अलग रूप होते हैं, जैसे अवशिष्ट पर्वत है। कोई भी पर्वत जब अपर्दन अपक्षय के बाद जो बचा खुचा रह जाए उसका भाग, उसको अवशिष्ट पर्वत कहते हैं। तो वो वलित भी हो सकता है, ब्लॉक भी हो सकता है, और जो ज्वालामुखी पर्वत है, तीनों अगर अपक्षय अपर्दन के बाद जो बचेंगे वो अवशिष्ट पर्वत कहलाएंगे। भारत में जैसे अरावली पर्वत क्या है, अवशिष्ट पर्वत है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने थोड़ा सा परिचय दे दिया। नेक्स्ट आते हैं ब्लॉक पर्वतों पे। ब्लॉक पर्वतों का निर्माण कैसे होता है, यही पूछा है ना, निर्माण की प्रक्रिया। तो निर्माण की प्रक्रिया आप बता देंगे किस तरह निर्माण हुआ, संक्षेप में बताना है। यहाँ भूगोल में आपको नहीं घुसना है, संक्षेप में बताना है। लेकिन समझने के लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ब्लॉक पर्वत जैसे कोई प्लेट है और उसके 2 किनारों पर विपरीत दिशा में क्या हो रहा है, ये तनाव हो रहा है। तो टेंशन जहाँ ज़्यादा होता है वो जो जगह है वो नीचे धंस जाती है। तो जब नीचे धंस जाती है जगह, तो यही जो आकृति जो आपको मैं तल दिखा रहा था उसका कुछ इस तरीके से हाल हो जाता है। जैसे ये था, अब ये हो जाता है, ठीक है। इस तरीके का हाल हो जाता है। तो इसको क्या कहते हैं, ये दोनों तरफ उठे हुए भाग को भ्रंश पर्वत कहते हैं, और ये जो बीच में धंसा हुआ भाग होता है इसको भ्रंश घाटी कहते हैं, या ब्लॉक जो माउंटेन्स इनको कहते हैं, ठीक है। और इसको ब्लॉक वैली कहते हैं। तो ब्लॉक पर्वतों का निर्माण कैसे होता है, खिंचाव के कारण। जो धरातलीय जो भाग है उसमें क्या होता है, टेंशन होती है। टेंशन किस कारण होती है आपको पता है। आप ठंड में क्या है, सिकुड़ते हैं, गर्मी में क्या है, तनाव होता है। तो टेंशन टेम्परेचर के बहुत ज़्यादा होने से कभी कभी हो जाता है। अन्य भी कारण हो सकते हैं, लेकिन टेम्परेचर एक महत्वपूर्ण कारण होता है। सभी कारणों का मिला जुला स्वरूप भी हो सकता है। तो ब्लॉक पर्वत
पर्वतों का निर्माण खिंचाव के कारण धरातली भाग में दरार या भ्रंशन से होता है। जब धरातल का कुछ भाग नीचे धंस जाता है तो दरारों के समीप ऊंचे उठे भाग को ब्लॉक पर्वत कहते हैं। इनका ऊपरी भाग सपाट और किनारे के भाग तीव्र ढाल के होते हैं। बस इतना लिख देना है क्योंकि टाइम लिमिट है और वर्ड लिमिट है। ये ब्लॉक पर्वत आपने बना दिया, किस तरह से अवतलन हुआ है इस तल का। ठीक है, यहाँ पर क्यों अवतलन हुआ है, क्यों ये तल नीचे गया, क्योंकि यहाँ पर टेंशन ज़्यादा रहा होगा। और किनारे किनारे के जो आपको दिख रहे हैं उठे हुए भाग, यहाँ टेंशन कम रहा होगा। ब्लॉक पर्वतों के उदाहरण दे दीजिए। वासजेस, सियरा नेवादा, साल्ट रेंज, ब्लैक फॉरेस्ट, ये सभी यूएसए में है, अमेरिका में, सॉरी, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित प्रमुख उदाहरण है ब्लॉक माउंटेन्स के। नेक्स्ट दूसरा है वलित पर्वत। अब इसके भी निर्माण की प्रक्रिया आपको बतानी है संक्षिप्त में। तो ये इसी बात को ध्यान रखना है आपको, एग्जाम में बैलेंस बना के रखना है। पता चला आपको आता बहुत ज़्यादा है, सब आपने पढ़ा है, ठीक, और सब निकालने लगे तो फिर 200 शब्द क्या, वो 300-400 शब्द भी कम पड़ जाएंगे। तो ऐसा नहीं करना है। लास्ट में क्या होगा, एक आधा पेज बचेगा तो उसमें दूसरा पार्ट करने लगेंगे, और यही मुख्य कारण होता है आपको नंबर न मिलने का। तो बैलेंस बना के रखिए, कम लिखिए, परफेक्ट लिखिए। तो वलित पर्वत, ये संपीड़न बल से दो प्लेटें जब आपस में टकराती हैं, जब दो प्लेटें आपस में टकराती हैं तो क्या होता है, जो ज़्यादा घनत्व वाली प्लेट होती है वो नीचे क्षेपण करती है, नीचे धंस जाती है। और ये जो प्लेट होती है हल्की वाली, ये ऊपर उड़ जाती है। कभी भी दो गाड़ियाँ टकरा कर देखिए, जो भारी वाली होगी वो नीचे चली जाएगी, ऊपर वाली क्या होगी, जो हल्की वाली होगी ऊपर उठ जाएगी। यही यहाँ पे होता है सेम। तो संपीड़न बल दोनों का ये दाब जो लगता है, जो हल्की प्लेट होती है वो क्या होती है, वो वलित हो जाती है। क्या हो जाती है, उसमें मोड़ हो जाता है। और यहाँ पर क्या है, ये जो क्षेपण हो रहा है इस प्लेट का नीचे की तरफ, तो क्षेपण होती है जब कोई प्लेट जाएगी तो धरती की परतों को तोड़ती हुई जाएगी, तो इसलिए भूकंप की स्थिति यहाँ पे पैदा हो जाती है। और जब यहाँ पे ये प्लेट जा रही तो गर्मी उत्पन्न होगी, इससे टेम्परेचर बढ़ेगा। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो यहाँ पर क्या होगा, मैग्मा परतें पिघल सकती हैं। जब पिघलेंगी तो उनको मैग्मा कहते हैं। और जब मैग्मा होगा तो मैग्मा ऊपर की तरफ जाएगा, बाहर निकलने का प्रयास करेगा क्योंकि एनर्जी रहती है उसमें। अब इस एनर्जी के कारण जब मैग्मा बाहर निकलने का प्रयास करता है तो उस स्थिति में भी भूकंप आ सकता है, परतों को तोड़ते हुए जब आएगी। और जब ये परतों को तोड़ते हुए कभी कभी बाहर आ जाती है तो लावा, और इन लावा के जमाव से ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण होता है। तो ये पूरी प्रक्रिया इसमें होती है। हालांकि इतना नहीं समझाना है आपको, आपको बताना है कि वलित पर्वत का निर्माण कैसे होता है। तो प्लेटों के संचलन से होता है। कैसे संचलन से होता है, अभिसरण से, प्लेटों के कन्वर्जेंस से होता है। प्लेट जब कन्वर्ज करती हैं तो ज़्यादा डेंसिटी वाली जो परत होती है वो नीचे की तरफ क्षेपित हो जाती है, कम डेंसिटी वाली परत वो मुड़ जाती है, और यहाँ पर अवसादों का जमाव होने से क्या हो जाता है, वलित पर्वत का निर्माण हो जाता है, जैसे अपना हिमालय पर्वत है। ठीक, तो इनका निर्माण पृथ्वी की प्लेटों के वलन से होता है। जब प्लेटें वलन क्रिया द्वारा एक दूसरे से टकराती हैं तो प्लेटों के मुड़ने व दबने से वलित पर्वत की उत्पत्ति होती है। इसके जो उदाहरण हैं हिमालय, आल्प्स पर्वत, रॉकीज, एंडीज, ये सभी क्या है, विश्व में वलित पर्वत के उदाहरण हैं। हिमालय तो नवीनतम मोड़दार पर्वत या वलित पर्वतों में से एक में आता है, अर्थात ये इसके निर्माण की प्रक्रिया अभी तक जारी है। आगे के प्रश्नों में जब हिमालय निर्माण का आएगा प्रक्रम तो उसमें और अच्छे से समझेंगे। ठीक है, टेथिस भूसन्निधि क्या है, किस तरह से हिमालय निर्माण हुआ, वर्तमान में क्या स्थिति है, भूकंप उसी समय हम पढ़ेंगे, भारत में जो भूकंप के एरियाज हैं। अब दूसरा एक और इसके लक्षण होते हैं कि वलित पर्वतों में अपनतियाँ और अभिनतियाँ पाई जाती हैं। अपनति और अभिनतियाँ इस तरीके से पाई जाती हैं। इसको क्या कहेंगे, अपनति कहेंगे, और इस भाग को क्या कहेंगे, अभिनति कहेंगे, जिसको आप कभी कभी पर्वत और घाटी भी कहते हैं। अब जो दूसरा पार्ट है, जो दूसरा पोर्शन है जो आपको लिखना है, वलित पर्वतों की विशेषताएं। वलित पर्वतों की विशेषताएं, यहाँ पर विशेषताओं को आपको लिखना है, पॉइंट में लिख सकते हैं, इस तरीके से ग्राफ बना के भी लिख सकते हैं। तो इसका निर्माण भूसन्निधियों के द्वारा होता है। भूसन्निधियाँ मतलब कहीं भी, भूसन्निधियाँ एक गहरे उथले भाग होते हैं जहाँ से जब मोड़दार पर्वत बनते हैं तो उसके लिए जो जरूरी अवसाद है वो मिलता है। जैसे कि टेथिस भूसन्नति हो गई, यहाँ पे क्या है कि यूरेशियन प्लेट और जो
भारतीय प्लेट है, ये दोनों जब टकराती हैं, इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट, तो यहाँ पर भूसन्नति टेथिस एक सागर रहता है, ठीक, धीरे धीरे ये भूसन्नति में बदल जाता है, ठीक है, छोटा सा आप गड्ढा कह सकते हैं सामान्य भाषा में से। तो जब ये दोनों प्लेटें टकराती हैं तो चूंकि ये दोनों महाद्वीपीय प्लेटें हैं तो बहुत ज़्यादा घनत्व में अंतर नहीं है, इसलिए क्षेपण तो होता है, इस प्लेट का क्षेपण तो होगा, लेकिन क्षेपण इतना ज़्यादा नहीं होगा कि उससे प्लेटें पिघलें अंदर जाकर, इतना अंदर प्लेट का क्षेपण नहीं होता है। लेकिन प्लेटों के क्षेपण से, धरातल के फटने से भूकंप की जो स्थिति है वो जरूर यहाँ पर उत्पन्न होती है। इसीलिए कहा जाता है कि जो हिमालयी क्षेत्र है वो भूकंप प्रभावित तो है लेकिन ज्वालामुखी प्रभावित नहीं है, यहाँ पे कोई ज्वालामुखी नहीं पाया जाता है। कारण क्या है? यही है कि घनत्व इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है कि ये जो प्लेट है यूरेशियन प्लेट या भारतीय प्लेट वो इतना ज़्यादा क्षेपित नहीं हो रही है। तो यहाँ वलित पर्वत के निर्माण के लिए जरूरी जो अवसाद होते हैं, जिसको आप बेस कह सकते हैं, जिनमें अवसाद जमता है, तो उसके लिए भूसन्नति की आवश्यकता होती है। यहाँ टेथिस भूसन्नति थी जिसके कारण यहाँ पे हिमालय की उत्पत्ति की सामान्य जो दशाएं हैं, जो जरूरी दशाएं हैं, वो उत्पन्न हुई। तो यहाँ पर क्या है, निर्माण भूसन्नतियों के द्वारा माध्यम से होता है। पृथ्वी के नवीनतम और सबसे विस्तृत पर्वत इसी वलित पर्वत की श्रेणी में ही आते हैं। वलित पर्वतों में अवसादी चट्टानों का जमाव होता है, ठीक है, वो हमने आपको बता दिया। कुछ वलित पर्वत युवावस्था में है, जैसे हिमालय और आल्प्स। युवावस्था मतलब अभी ये अपने पूर्ण अवस्था को प्राप्त नहीं कर सके हैं, अभी भी जो भारतीय प्लेट है, यूरेशियन प्लेट, ये एक दूसरे के ऊपर जो है क्षेपित हो रहे हैं, इनका मिलन जारी है, एक दूसरे की तरफ खिसकना जारी है। भारतीय प्लेट विशेषकर यूरेशियन प्लेट की तरफ जा रही है, तो अभी भी ये निर्माण कार्य जारी है, इसीलिए भूकंप वगैरह अक्सर आते रहते हैं, आप देखते हैं। इसके अलावा वलित पर्वतों में सागरी जीवों के अवशेष पाए जाते हैं। वलित पर्वतों में ये कई बार पूछा है, प्रीलिम्स में भी पूछता है। तो इसमें चूँकि क्यों पाए जाते हैं वलित पर्वतों में, क्योंकि ये भूसन्नति पर अवस्थित होते हैं, भूसन्नति से ये अवसाद लेते हैं पर्याप्त मात्रा में। तो भूसन्नतियाँ पहले क्या रहती हैं, या तो सागर रहती हैं या सागर का भाग रहती हैं। इनका इसलिए सागरी जीव भी वहाँ पाए जाते हैं। इनका जमाव न केवल सागरों में बल्कि उथले जलीय सागरों में भी होता है। तो इनका जमाव सागरों में तो होता ही है, साथ ही उथले जलीय सागरों में भी होता है, ठीक है, जहाँ पे पर्याप्त मात्रा में अवसाद हों। आकार चाप के रूप में एक भाग अवतल और दूसरे अवतल, ये आपको पता है कि एक भाग अवतल दूसरा अवतल, इस तरीके से, ठीक है, लिख ही सकते हैं। विस्तार लंबाई में अधिक किंतु चौड़ाई में ये कम होते हैं। तो इनकी लंबाई अक्सर आप देखते हो ज़्यादा होती है, चौड़ाई में ये कम होते हैं, ठीक है, क्योंकि एक प्लेट क्षेपित होती है, दूसरी प्लेट ये वलित होती है। तो इसलिए लंबाई विस्तार में जो है ये लंबाई में ये कम रहते हैं, अधिक रहते हैं, और चौड़ाई में जो है ये कम रहते हैं। तो ये विशेषताएं हो गई। निष्कर्षतः पर्वतों के निर्माण व संरचनाओं में पर्याप्त अंतर पाया जाता है, फिर भी इसके संदर्भ में और वैज्ञानिक शोधों और तथ्यों की आवश्यकता है। लगातार थोड़ा सा आज सर्दी की वजह से बीच बीच में वॉइस में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप लोग अन्यथा मत लीजिएगा, सर्दियाँ किसी को भी हो सकती हैं। वर्ष 1857 के विद्रोह की नींव व्यपगत के सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ने तैयार कर दी थी। ये बता रहा है कि 1857 का जो विद्रोह हुआ उसमें व्यपगत के सिद्धांत की क्या भूमिका है, इस प्रश्न में ये पूछा गया है एक तरीके से, ठीक है। तो इसका मूल्यांकन करना है आपको, अर्थात सही कह रहा है या गलत कह रहा है या कहाँ तक कह रहा है सही, ठीक, ये आपका मूल्यांकन। तो ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के लिए कंपनी के द्वारा निम्नलिखित दो तरीके अपनाए गए थे। एक तो युद्ध और विजय, ज़्यादा विद्रोह किया तो युद्ध कर दिया, कमज़ोर देखा तो मसल दिया, ठीक है, और साथी मिल गए ज़्यादा उसके खिलाफ मिला लिया अपने में, तो युद्ध करके जीत लिया। तो युद्ध और विजय और कूटनीति, देखिए कूटनीति और युद्ध और विजय की जो नीति थी ना, इनकी अलग अलग नहीं थी। ये कूटनीति का पहले प्रयोग हर कोई करता है, हर कोई कितना भी बड़ा दैत्य हो, वो चाहेगा कि बिना युद्ध लड़े अगर कोई बात अपनी मनवा ली जाए, कोई कार्य सिद्ध कर लिया जाए तो ज़्यादा उचित है। तो वो सब भी कूटनीति पहले इस्तेमाल करते थे, लेकिन देखते थे ये फेल्योर हो जाएगी, ज़्यादा समय लग जाएगा, तो फिर वहाँ पे 20-20 खेलने लगते थे। वहाँ युद्ध और विजय
की नीति अपनाते थे। ठीक, तो युद्ध और विजय द्वारा और दूसरा कूटनीति के द्वारा। कूटनीति में घेरे की नीति, सहायक संधि, व्यपगत का सिद्धांत, ये प्रमुख कूटनीतियाँ आती हैं और इनके बारे में हम अलग अलग प्रश्नों में चर्चा करेंगे। आज मुख्यतः व्यपगत के सिद्धांत की हम बात करेंगे। ये जो लॉर्ड वेलेजली द्वारा 1854-56 इसको कर लीजिएगा, 54-56 के दौरान इसका प्रयोग व्यपगत के सिद्धांत को लागू किया गया। एक प्रकार से इसको गोद निषेध की नीति भी कही जाती है। कुल मिलाकर के अंग्रेज चाहते थे कि ये न केन प्रकार न कोई तरीका अपनाया जाए जिससे हमारा साम्राज्य विस्तार हो सके। ये एक साम्राज्य विस्तार की नीति थी उनकी। तो उसमें इन्होंने एक नया निकाल लिया कि जिसका उत्तराधिकारी नहीं होगा वो हमारा राज्य हो जाएगा, वो हमारे अधीन हो जाएगा, उस पर हमारा शासन होगा। तो इस उद्देश्य से इन्होंने उस समय की जो रियासतें थीं, राज्य थे, उनको 3 भागों में बांटा, 3 श्रेणियों में। एक अधीनस्थ राज्य कहलाए, दूसरे आश्रित राज्य, तीसरे स्वतंत्र राज्य। अधीनस्थ और आश्रित वे राज्य थे जो किसी न किसी तरीके से अंग्रेजों की सहायता से ही इनको सत्ता मिली थी, अर्थात अंग्रेजों ने मदद की थी तब इनको सत्ता मिली थी। ये ऐसे राज्य थे। लेकिन अंतर ये था कि अधीनस्थ राज्य जो थे ये दत्तक ग्रहण नहीं कर सकते थे, मतलब अगर उत्तराधिकारी नहीं है इनके पास तो किसी को भी वो गोद नहीं ले सकते थे। आश्रित राज्य क्या थे, इसमें अंतर था थोड़ा सा, ये गोद ले सकते थे लेकिन इसके लिए इनको अंग्रेजों से अनुमति लेनी पड़ती थी। और तीसरे प्रकृति के जो स्वतंत्र राज्य हैं, जैसा कि नाम से ही आपको ज्ञात हो रहा है कि ये किसी भी प्रकार से अंग्रेजों पर आश्रित नहीं थे। ये अपने उत्तराधिकारी को, जो दत्तक पुत्र है, उसको ग्रहण कर सकते थे, अर्थात गोद ले सकते थे। ठीक, तो इसमें सतारा, जैतपुर, उदयपुर, बघाट, झांसी, इन सब का विलय अंततः कर लिया गया था। इसकी सबसे बड़ी कामयाबी यह थी कि ऐसे रियासतों को भी ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया जो कभी उनका हिस्सा नहीं थे। ठीक है, तो ये उपलब्धि थी। व्यपगत की नीति ने किस प्रकार से 1857 के विद्रोह में उत्प्रेरक का कार्य किया, उनको निम्नलिखित बिंदुओं में समझेंगे। पहली बात कि रियासतों की स्वतंत्रता छीनने से उनका कंपनी के खिलाफ होना। जब रियासत छीन लिया गया तो क्या हुआ, उनकी स्वतंत्रता छीन ली गई, निश्चित रूप से उनके आन बान शान को धक्का पहुंचा। तो वो एक ऐसे मौके की तलाश में जरूर थे कि वो विरोध करें अपने इज्जत की, सम्मान की, स्वाभिमान की रक्षा के लिए। दूसरा कारण था राजाओं के विशेषाधिकारों की समाप्ति से सरकार के विरुद्ध ये हो गए थे, विशेषाधिकार समाप्त हो गए थे, उनकी पेंशन पे जीना रहता था और राज्य में अब पूरी तरीके से हस्तक्षेप रहता था अंग्रेजों का। रियासतों के विलय से जनता अंग्रेजी शासन के विरुद्ध और अपने राजा के साथ हो गई। कहीं न कहीं राजा के साथ जनता के भी अपेक्षाएं, उनके भी स्वाभिमान को ठेस पहुंचा था। अपने राजा की इंसल्ट को, बेइज्जती को लोग बर्दाश्त नहीं कर सके, तो वो भी ऐसे मौके की तलाश में थे, विद्रोह की तलाश में थे। राजा अब बिना मुकुट का राजा रह गया, जिससे कंपनी के खिलाफ असंतोष बढ़ गया। धार्मिक और सामाजिक मान्यताओं पर विभिन्न जो मान्यताएं थी, धार्मिक, सामाजिक, उन पर भी अंग्रेजों के द्वारा सुधार के नाम पे आघात किया गया, प्रहार किया गया। तो इससे भी जनता जो है वो नाराज हुई। किसानों और मजदूरों की परेशानी वृद्धि हुई। जो उनकी भू राजस्व नीतियाँ थी उससे तो वैसे भी आज ही जा चुके थे, तो अब राज्य पर नियंत्रण, ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व लेना, कर वसूलना, तो इससे ज़्यादा जनता और ज़्यादा परेशान हो गई। इससे भी वो जो अपदस्थ किए गए राजा थे उनके साथ मिल गए कि राजा विद्रोह करो, हम तुम्हारे साथ हैं। कंपनी के अत्याचार से बचने के लिए अब कोई बाकी नहीं रहा, मतलब हर वर्ग कंपनी के जो आदत थे, जो कंपनी का जो प्रशासन था उससे आज ही जा चुका था। राजा भी अब पेंशन भोगी हो गया था, तो सभी वर्ग अब इसमें सम्मिलित हो गए थे, नाराज वर्ग में। अब आते हैं, मूल्यांकन करते हैं कि क्या इसी ने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, तो उत्तर होगा नहीं, बहुत सारे कारण थे। तो यद्यपि व्यपगत के सिद्धांत ने 1857 के विद्रोह में भूमिका अवश्य निभाई, किंतु 1857 के विद्रोह के अन्य कारण, जैसे नई राजस्व व्यवस्था, दोषपूर्ण न्यायिक और प्रशासनिक व्यवस्था, अंग्रेजी भाषा का अत्यधिक महत्व, धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप, कृषि का वाणिज्यीकरण आदि कारण थे। निष्कर्षतः 1857 का विद्रोह अनेक कारकों की सम्मिलित उत्पत्ति थी, जिसमें से एक कारक
व्यपगत का सिद्धांत भी था, अतः 1857 के विद्रोह की नींव को तैयार करने में व्यपगत के सिद्धांत की भूमिका अवश्य थी, किंतु पूर्णतः नहीं।